हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नरेट्स पर। और आज हम द एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड नंबर 89 को नरेट करेंगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाती तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो अभी जल्दी से नरेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें पता चलता है कि जो तीसरा इंसान है उसे ग्रैंड गार्डियन ने ही रेकमेंड किया है। ग्रैंड गार्डियन कहते हैं कि हेवनली डीमन, प्लीज़ आप इंटरनल क्लान के सीईओ डियोंग को एक मौका दीजिए, जिसे हाइनेन आइलैंड में 15 सालों से निर्वासित यानी देश निकाला करके रखा गया है। चियोन पूछता है कि आखिर ये कौन है, तो ग्रैंड गार्डियन बताते हैं कि उसके बारे में मोस्ट ऑफ द एल्डर्स जानते हैं। ओरिजिनली इंटरनल क्लान ही इंचार्ज थे सारी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, पर इन हिस्ट्री रिकॉर्ड्स में डार्क क्लान्स बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड कर रही थी, जो सीईओ डियोंग देखकर बिल्कुल भी चुप नहीं रह सका। तो वो एक दिन रात को अपने पूरे फोर्स को लेकर गया रेड करने, पर ये सरप्राइज अटैक फेल्ड हो गया क्योंकि डार्क क्लान ने अपने स्पाइस को इंटरनल क्लान में छोड़े हुए थे। और जबकि इस रेड की खबर डार्क क्लान के लीडर को पहले ही मिल चुकी थी, उन्होंने लड़ाई में टाइम वेस्ट करने के बदले इसके बारे में लॉर्ड को बता दिया। पर सीईओ डियोंग, जो कि हिस्ट्री रिकॉर्डिंग पोजीशन पर था, उसके कल्ट के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल्टी थी, इसलिए उसने पैलेस गार्ड्स के खिलाफ लड़ने के बदले सरेंडर कर दिया। पर 6 मैन क्लान ने इंसिस्ट किया कि सीईओ डियोंग को मार दिया जाए, पर कल्ट के लीडर ने जानबूझकर उसे निर्वासित कर दिया और वो भी उसके मेरेडियंस को बिना डिस्ट्रॉय करे, ताकि आगे जाकर उसे 6 मैन क्लान के खिलाफ एक स्वॉर्ड की तरह यूज़ किया जा सके। यह सुनने के बाद चियोन कहता है कि मैं समझ गया, मैं आपको परमिशन देता हूँ, सीईओ डियोंग की सज़ा को अभी ख़त्म किया जाए, और वो भी इमीडिएट इफेक्ट के साथ। और वो यह बात ग्रैंड हॉल में भी जाकर बता देने को बोलता है। तो इसके 15 साल बाद जाकर सीईओ डियोंग वापस आया है और उसके बाद टूर्नामेंट को शुरू किया गया, जो कि स्ट्रेंथ पर बेस्ड था, और सभी एल्डर्स के पोजीशन इस टूर्नामेंट में पूरे स्विच हो गए थे। ब्लेड क्लान के लीडर क्यूंगबोन, जो कि क्लेम कर रहे थे कि अब उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता क्योंकि डार्क एंड स्वॉर्ड क्लान डिसअपीयर हो गए हैं, पर वो सेकंड राउंड में ही एलिमिनेट हो गए और टॉप रैंक हासिल नहीं कर पाए। पर जो इंसान जिसने 24 डीमन स्वॉर्ड को मास्टर किया था, जिसने एल्डर योन को भी हरा दिया, वही जाकर फर्स्ट एल्डर बनता है, और ये और कोई नहीं बल्कि इंटरनल क्लान का सीईओ डियोंग है। 15 सालों तक देश निकाला रहने के बाद उनके मार्शल आर्ट्स स्किल, जिसको उन्होंने पूरा परफेक्ट किया है, अभी ग्रैंड मास्टर लेवल पर आ चुकी है। तो अभी टूर्नामेंट खत्म होने के बाद फर्स्ट एल्डर बने हैं सीईओ डियोंग, सेकंड एल्डर बने हैं योन, थर्ड एल्डर बने हैं मूनगू, जो कि मून के ग्रैंडफादर हैं, फोर्थ एल्डर बने हैं डानहुआ, फिफ्थ एल्डर बने हैं क्यूंगबोन, सिक्स्थ एल्डर बने हैं मोंगमू, सेवेंथ एल्डर बने हैं हुआन, एट्थ एल्डर बने हैं मोंग, नाइन्थ एल्डर बने हैं सामा, 10th एल्डर बने हैं जाग्योम, एंड 11th एल्डर बनी है सोयू, एंड लास्ट एंड 12th एल्डर बनी है चो योंग। ऑल्दो वह ग्रैंड मास्टर लेवल का नहीं है, पर उसे 12th पोजीशन मिली अपने रिमार्केबल रिजल्ट्स की वजह से, और यह 500 सालों के बाद बहुत ही बड़ा चेंज है। उसके बाद चियोन ने ग्रेट हॉल में एक मीटिंग रखी और एक अनकन्वेंशनल प्लान को सबके सामने रखा, और वो यह था कि हर 5 साल के बाद एल्डर्स के पोजीशन के लिए एक टूर्नामेंट को अरेंज किया जाएगा। इसका मतलब जो एक बार टॉप पोजीशन पर आ चुके हैं, उन्हें भी लगातार खुद के स्किल्स को पॉलिश करते रहना पड़ेगा, और जो दूसरे क्लान्स होंगे उनके पास भी मौका होगा आगे चलकर एल्डर्स के पोजीशन को हासिल करने का। और हाँ, बस एल्डर्स के पोजीशन को कॉम्पिटिटिव बनाया नहीं गया है, क्योंकि सिक्योरिटी हॉल की भी साइज काफ़ी बढ़ गई है। तो जो पहले एक पैलेस गार्ड्स हुआ करती थी, उसको भी 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिनके इंचार्ज है चियोन के सबॉर्डिनेट्स। और यहाँ पर भी कुछ सालों के इंटरवल के बाद एक कॉम्पिटिशन किया जाएगा, जिससे डिसाइड किया जाएगा कि आगे 6 सोर्स के पोजीशन में कौन कौन रहेंगे। और होजिन, जो कि डीमनिक एकेडमी के सीनियर इंस्ट्रक्टर थे, वो अभी सिक्योरिटी हॉल और दी पैलेस गार्ड्स के लीडर बन चुके हैं, जिनके अंडर में 6 सोर्स आएगी। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमेशा से ही कल्ट का एक ही पैलेस गार्ड होता है, पर इन 3 महीनों के अंदर 6 ब्लेड मास्टर स्कूल के साथ एक और बैटल हो चुकी है। पर फर्स्ट एल्डर सीईओ डियोंग को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि 6 ब्लेड मार्शल स्कूल फूजन एंड जेजिंग प्रोविंस के पास इकट्ठा हो रही है। तो सीईओ डियोंग 5th, 10th एंड 11th एल्डर यानी 3 मैन क्लान के लीडर को लेकर वहां पर निकल गए थे, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि यहाँ पर एक मेजर वॉर हो सकती है, पर यह बस एक छोटी से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद ही खत्म हो गई। एंड अकॉर्डिंग टू इनविजिबल क्लान अभी कोई भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, क्योंकि 6 ब्लेड मार्शल स्कूल अपने इंटरनल फोर्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है। पर इमरजेंसी के लिए 4 एल्डर्स फूजियन के नॉर्दर्न पार्ट में कुछ समय तक रहने का फैसला करते हैं, ताकि वो देख सके कि आखिर आगे चीज़ें कैसी जाती है। यहाँ पर चियोन ग्रैंड गार्डियन को कह रहा होता है कि 6 ब्लेड मास्टर स्कूल ने इस बार हमारे ऊपर काफ़ी बड़ी फेवर करी है,
और अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जब हम 3 मेन क्लैन के पावर को और कम कर सकते हैं। पर इससे 1 महीने पहले चियोन को मुरिम एलायंस के लीडर से एक लेटर मिलती है जो कि कुछ मैसेंजर्स लेकर आए थे, जिसमें लिखा था कि मुरिम कन्वेंशन जिसमें चियोन को इन्वाइट किया गया था उसे अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और वो इसी के साथ चियोन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उसके लॉर्ड बनने के लिए। उसके बाद चियोन ग्रैंड गार्डियन और हुआन के साथ बैठकर बात करता है, जिसमें हुआन कहते हैं कि मुरिम एलायंस अभी अपने बेस्ट कोशिश कर रही है ताकि इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक किया जा सके, क्योंकि ऐसा लगता है कि 6 ब्लेड मास्टर स्कूल के स्पाइस ऑलरेडी एलायंस के अंदर जा चुके हैं। और चियोन कहता है कि मुरिम एलायंस के लोगों को इससे डील करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो हुआन कहते हैं कि हमारे कल्ट जैसा बिल्कुल भी नहीं है जिसमें स्पाई को ढूंढना आसान होता है। मुरिम एलायंस बहुत सारे सेट्स को मिलाकर बनी है। खैर चियोन इसी के साथ ही योपोल और पायून से भी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था, पर अभी तक कोई भी जानकारी निकल नहीं पाई है। इसलिए डॉक्टर बाइक ने एक ड्रग बनाकर उन्हें दी है जो कि 6 ब्लेड मास्टर स्कूल के स्पाइस यूज़ करते हैं, पर इसको काम करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी तो उनके पास इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है। पर अभी 1 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं जहाँ पर डॉक्टर बाइक ने बहुत तरीके के ट्रीटमेंट्स का यूज़ किया है, पर अभी भी लॉर्ड यूजंग बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, पर अभी भी अनकॉन्शियस ही पड़े हुए हैं। इसलिए आखिर में जाकर चियोन डिवाइन डॉक्टर के पास जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पास अभी और कोई रास्ता नहीं बचा है। ग्रैंड गार्डियन फिर आकर चियोन को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है और उन्हें पता चला है कि आखिर उन्हें डिवाइन डॉक्टर के जेट टोकन को लेकर कहाँ पर जाना है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें हुवेई प्रोविंस के एबंडन स्वॉर्ड वैली में जाना पड़ेगा, जो कि वुडेंग सेक्ट एंड द ग्रेट जूक फैमिली की टेरिटरी है। ये सुनकर चियोन कहता है ये तो बहुत ही परेशानी की बात है। यह बात तो सच है कि वो अभी मुरिम एलायंस के साथ एक एलायंस में है, पर जब भी बात आती है डिवाइन डॉक्टर की जो कि किसी को भी बचा सकते हैं बस डेड को छोड़कर, तो श्योरिटी है कि मुरिम एलायंस के लोग भी इस जेट टोकन के पीछे पड़े हुए होंगे। तो ग्रैंड गार्डियन सुझाव देते हैं कि क्यों ना हम कुछ स्किलफुल आदमियों के एक ग्रुप का बनाकर भेज दें जो कि छुपकर वहां पर जाएंगे। तो चियोन पूछता है कि स्किलफुल मतलब? तो ग्रैंड गार्डियन कहते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जिन्हें बाहरी दुनिया नहीं जानती है। इसलिए चियोन इस काम पर एल्डर योन, सांगवा एंड बाई की एक स्पेशल टीम बनाकर भेजता है। और एल्डर योन ऐसे काम के लिए बिल्कुल बेस्ट हैं, क्योंकि वो हमेशा ही अपने काम के समय एज ए एल्डर एक ह्यूमन मास्क को पहनते हैं। और इन तीनों के गाइड के तौर पे हुआन के क्लान के एक एजेंट को भेजा गया है जो कि बहुत बार ऑर्थोडॉक्स सेक्ट जा चुका है एज ए स्पाई। और अब सीन फोकस करता है पैलेस ट्रेनिंग हॉल में, जहां पर चियोन अपने 6 स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। मोन यहाँ पर चियोन के मूव्स को देखकर सोच में पड़ गई थी कि आखिर कोई कैसे इतना ज़्यादा फास्ट हो सकता है जबकि वो अपने हाफ इनर की को भी यूज़ नहीं कर रहा। और ग्रैंड गार्डियन इस ट्रेनिंग को देखते हुए सोच रहे होते हैं कि हेवनली डीमन फिर से फास्ट हो गए हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर चियोन कौन से अजीब फूड टेक्निक को यूज़ कर रहा है। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि यह बहुत ही सिंपल है, पर अभी प्रेडिक्ट करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि चियोन अभी इनर की के साथ विंड गॉड आर्ट्स को भी यूज़ कर रहा है, जिस वजह से चियोन के सबॉर्डिनेट्स उसे कॉप अप नहीं कर पा रहे। यहाँ पर गोवांग सोच रहा होता है कि मुझे बस सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी ना कभी तो हमला करेगा ही। और उसके बाद चियोन उसके ऊपर हमला करता भी है, पर गोवांग उसके हमले को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता और चियोन के हमले से गोवांग का रिबकेज टूट जाता है और वह दूर जाकर दीवार में टकराता है। यह देखकर ताइग्यूम सोच रहा होता है कि आखिर कोई इंसान कैसे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है जिसने अभी तक अपने ट्रू एबिलिटी को दिखाई नहीं है। आखिर वो कैसे दिन प्रतिदिन इतना टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और वह सोच में पड़ गया था कि आखिर वो कौन से टेक्निक का यूज़ कर रहा है। यह बिल्कुल भी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि यह कोई बॉडी टेक्निक हो। चियोन यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं दिन बाय दिन अपने पावर को और भी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। नैनो फिर बताता है कि 75% ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स जिसमें बॉक्सिंग, विंड गॉड आर्ट्स वो कंप्लीट हो चुका है, वो 75% कंप्लीट हो चुका है। और चियोन से हमें पता चलता है कि चियोन डिमोनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक को एनालाइज करके अपने बॉडी पर ही अप्लाई कर रहा है, क्योंकि वो जब स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ लड़ रहा था वो समझ पाया था कि वो अभी भी पावर में काफ़ी ज़्यादा लैग करता है और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसे पहले अपने बेसिक स्किल्स को अपने हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।